हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MBS 03 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिनने अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप ये टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड भी हैं, इसको अच्छे से सुन लेंगे वीडियो को या पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा तथा लोकतंत्र के से उसके संबंध की व्याख्या करनी है। तो विकास की जो डेवलपमेंट है उसको लोकतंत्र से क्या रिलेशन है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम इसका उत्तर बताते हैं आपको कि इसकी भूमिका ये है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है, बल्कि क्या है कि सामाजिक, राजनीतिक और मानव जीवन की गुणवत्ता से भी सुधार होना चाहिए। ये विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने आर्थिक डेवलप कर लिया, आपने इकोनॉमिक डेवलप कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका विकास हो गया। नहीं, आपका समाज में भी विकास होना चाहिए, आपका राजनीति में भी विकास होना चाहिए, आपका मानव जीवन में भी कुछ गुणवत्ता आनी चाहिए। मतलब कि मानव जीवन में भी कुछ नई नई चीज़ों को डेवलप होनी चाहिए, उसको हम विकास बोलते हैं। सिर्फ आर्थिक वृद्धि होना ही विकास नहीं होता। इसकी मुख्य बिंदु हैं, आर्थिक विकास जो है वो उसका मतलब होता है कि आय और उत्पाद से वृद्धि होनी चाहिए, कि आपकी इनकम बढ़ गई और आपका उत्पाद बढ़ गया, तो इसका क्या मतलब है कि आर्थिक विकास हो गया। सामाजिक विकास, जिसमें शिक्षा का, स्वास्थ्य का, समानता, ये सारे विकास जब हमें मिलेंगे तो हमारा सामाजिक विकास होता है। राजनीतिक विकास क्या होता है, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकार और भागीदारी जो है वो बढ़ती है, लोकतंत्र के अधिकार बढ़ते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, राजनीतिक विकास होता है। मानव विकास का मतलब होता है कि जीवन स्तर में सुधार जब आता है, तो मानव का विकास जब होता है जब मानव के जीवन में सुधार आता है। लोकतंत्र और विकास का संबंध क्या है। अब विकास का संबंध लोकतंत्र से कैसे है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि लोकतंत्र नागरिकों को भागीदारी का अवसर देता है। लोकतंत्र क्या करता है कि नागरिकों को भागीदारी का अवसर देता है। वो बताता है कि लोग भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके बिना जो है वो लोकतंत्र अधूरा है। दूसरा, जनता सरकार को जवाबदेही होती है, कि जनता जो है वो हमेशा सरकार को क्या होती है, जवाबदेही होती है। पॉइंट है कि जनता जो है वो सरकार के लिए इसको जवाबदेही बनाती है, कि सरकार जो है वो जो भी कानून बनाएगी, जो भी काम करेगी, तो वो जनता को जवाब देगी कि उसने ये कानून क्यों बनाया है, इसमें उसका क्या बेनिफिट है। तीसरा, अधिकारों की रक्षा होती है, कि आप जो है वो लोकतंत्र में क्या करेंगे कि आपको आपके जो अधिकार हैं उसकी रक्षा कौन करेगा, सरकार करेगी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है, कि समाज में जो न्याय है उसको हमेशा बढ़ावा मिलेगा। निष्कर्ष, लोकतंत्र सरकार को समावेशी और जनहित जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन का साधन कैसे है। तो भारत का जो संविधान है उसमें सामाजिक परिवर्तन का साधन कैसे हो गया वो, क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें क्या होता है कि समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कि हम भूमिका अगर देखें तो भारतीय संविधान केवल शासन व्यवस्था का दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन है। सिर्फ वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो शासन चलाने की व्यवस्था को बताएगा कि शासन किस तरह से चलाना है, वो ये भी बताता है कि समाज में परिवर्तन को किस तरह से आप ला सकते हैं, किस तरह से उसको लागू कर सकते हैं। मुख्य बिंदु क्या है कि समानता का अधिकार इसमें आपको मिलता है, अस्पष्टता का अंतर मिलता है, महिलाओं को समान अधिकार मिलता है हमारे लोकतंत्र में, है ना। और संविधान हमारा जो है वो महिलाओं को समान अधिकार देता है। आरक्षण व्यवस्था है कि जैसे कि जो भी जाति हमारे इंडिया में कम है, जैसे आपको पता है दलित जो है वो क्या है, जनसंख्या में कम है, तो कम है तो इसका मतलब उनकी जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाती हैं, कि इन सीट्स पर उनका ही अधिकार है, मतलब ये जो जॉब निकलेंगी वो उनके लिए ही निकलेंगी। तो हमारा संविधान ये भी बताता है, धर्मनिरपेक्षता बताता है कि आप किसी भी एक धर्म को नहीं, आप अपने किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म के नाम पे संस्था खोल सकते हैं। तो हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निष्कर्ष ये निकलता है कि संविधान ने भारत समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का प्रयास कर रखा है। हमारा जो संविधान है वो हमेशा ये चाहता है कि समाज में हमेशा समानता बनी रहे और न्याय बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो संघवाद क्या है भारत में। संघवाद की मुख्य बिंदु ये है कि वो केंद्र और राज्य की भी शक्ति को विभाजित करता है। वो बताता है कि केंद्र का क्या काम है और राज्य का क्या काम है, और इन दोनों को किस तरह से शक्तियाँ जो है वो दी जानी चाहिए। हमारा संघवाद में ये भी है कि लिखित संविधान है हमारे भारत में, और स्वतंत्र न्यायपालिका है एक, वो किसी भी तरफ बायस्ड नहीं है, कि मतलब सरकार की तरफ अगर अगर कोई एक अमीर है या गरीब है, उसने कुछ भी काम कराओ, कोई गलत काम कराओ, तो दोनों को सेम सज़ा मिलती है। ये नहीं कि वो अमीर है तो उसको उसकी सज़ा कम हो गई, वो गरीब है तो उसकी सज़ा ज़्यादा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो इंडिया है उसमें संघवाद जो है उसमें क्या बता रखा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी है,
हर चीज़ लिखित रूप में है हमारे संविधान में कि कोई भी उसको बदल नहीं सकता कि अब हमने ये बोल दिया और बाद में ये बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं था, तो हम उसको देख सकते हैं, हमें लिखित में सब कुछ दे रखा है। और संविधान की सर्वोच्चता है कि सबसे ऊपर जो है वो हर चीज़ में संविधान को रखा जाता है, चाहे वो न्याय हो, समानता हो, कैसी भी बात हो, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो हम किसके रखेंगे, हमेशा संविधान को रखेंगे। शक्तिशाली केंद्र है और संघवाद की समस्याएं भी है कुछ, जैसे कि राज्य की सर्वोच्चता की मांग करता है ये, ठीक है। वित्तीय असमानता है यहाँ पे कि वित्तीय में जो है वो असमानता दी जाती है। और राजनीतिक संघर्ष भी हैं कि राजनीति में जो है कुछ संघर्ष भी हैं, हमारे संघवाद की समस्याएं हैं कि राजनीति में जो है वो बहुत ज़्यादा संघर्ष भी आते हैं कुछ चीज़ों को लेके। निष्कर्ष हमारा निकलता है कि भारतीय संघवाद जो है वो सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है, वो सहयोग की बात करता है। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका को स्पष्ट करना है कि राजनीतिक दलों की भारत में क्या भूमिका है। देखो, इसके नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं। क्योंकि भूमिका क्या है कि राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र पर आधार है, लोकतंत्र का अधिकार आधार है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र में ही होते हैं। क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र में क्या होता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल आप बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई और सा हम चीज़ अपनाते तो उसमें एक पार्टी सिस्टम भी होता है, जिसमें राजनीतिक दल का होना तो मुश्किल है क्योंकि उसमें एक ही पार्टी रहेगी। तो इसलिए भारत में जो है वो क्या है कि राजनीतिक दल जो है वो हमेशा लोकतंत्र का आधार रहा है। इसके कार्य ये कि जनता और सरकार के बीच संपर्क बनाता है, ये कि जनता और सरकार के बीच हमेशा संपर्क बना रहता है, ठीक है। चुनाव लड़ना, ये सब जनमत का निर्माण करना, सरकार बनाना, नीति बनाना, नीति का निर्माण करना, ये सब जो है वो हमारे किस में आता है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमि, ये कार्य हैं, ये कार्य काम करते हैं राजनीतिक दल। इसकी समस्याएं भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव। तो समस्या क्या है कि दल बदल की सरकार है कि आज कोई लीडर इस पार्टी में है तो वो बदल के अगर उसको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है तो वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा सकता है। दूसरा, भ्रष्टाचार भी होता है राजनीति में। क्या होता है कि आप ज़बरदस्ती जो है वो वोट्स के लिए वो करते हैं कि आप हमें वोट दो वरना हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब समस्याएं भी आती हैं जब राजनीतिक दल ज़्यादा होते हैं, तो भ्रष्टाचार भी होता है। पारिवारिकता, परिवारवाद है, मतलब कि आज जैसे कि पहले उसका पिता था राजनीति में तो उसके बाद उसका बेटा आएगा, है ना, तो ये परिवारवाद भी चलता रहता है। ये सब भी एक समस्या है क्योंकि दूसरों को तो मौका मिलता ही नहीं है जब परिवारवाद चलता है। तो निष्कर्ष क्या है कि लोकतंत्र के सफल संचालन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा 5 क्वेश्चन आता है कि भारत में जातीय और वर्ग असमानता का विश्लेषण कीजिए। तो जातीय असमानता क्या होती है कि ऊंच नीच की व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा सामाजिक भेदभाव है, ठीक है। वर्गीकरणीय असमानता हम देखें तो आय और संपत्ति की असमान वितरण है कि आय जो है वो किसी की ज़्यादा और किसी की कम है। संपत्ति का भी असमान वितरण है। अमीरी गरीबी में बहुत ज़्यादा अंतर भी है। प्रभाव इसके ये पड़े हैं कि गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है, शिक्षा में असमानता आ गई है, ठीक है, सामाजिक तनाव बढ़ गए हैं। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि सरकार ने आरक्षण तथा कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसे कम करने का प्रयास तो किया है, लेकिन वो पूरी तरह से कर नहीं सकते। जैसे कुछ चीज़ होती है हम उसको पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो सरकार भी आरक्षण करके क्या कर रही है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह से जो है वो प्राप्त नहीं कर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो हमारे 2 अमेंडमेंट हुए थे, एक तो हुआ था 73, एक होता 74। हुए तो बहुत सारे, लेकिन मेन जो है ये 73 जो है हमारा वो पंचायती राज व्यवस्था पर जो है वो डिपेंड है, और जो 74 है वो राज्य पर डिपेंड करता है। अब 73वें संशोधन के बाद क्या होता है कि ग्राम पंचायत आती है, पंचायती समिति आती है, जिला परिषद आते हैं। ये 3 जो है वो मुख्य बनाए जाते हैं। महत्व इसका ये है कि स्थानीय भागीदारी होती है, ग्रामीण गाँवों का विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जा रहा है कि महिला इतनी सीट्स पर महिलाओं का ही आरक्षण रहेगा, उनकी सीट्स रिजर्व में। निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि पंचायती राज लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर तक जो है वो पहुंचाना, कि जो पंचायत है उसको हम क्या करें कि ज़मीनी स्तर तक जो है वो पहुंचाएं। 7 क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में सामाजिक आंदोलन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो भारत में सामाजिक आंदोलन जो है ना उसकी भूमिका क्या है। प्रमुख आंदोलन जो है भारत में, जैसे किसान आंदोलन हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ, महिलाओं आंदोलन हुआ, दलित आंदोलन हुआ, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। जो मजदूर किसान ने किया, मजदूरों ने अपने उसके लिए किया, महिलाओं ने किया कि उन्हें जो है वो समानता मिलनी चाहिए, दलितों ने किया कि उन्हें भी जो है वो दूसरों जैसा बिहेव करना चाहिए, कि जैसे दूसरों को सीट्स मिल रही है, दूसरों को भागीदारी मिल रही है, दलितों को भी उतना ही प्रायोरिटी दी जाए, ताकि भले ही वो जनसंख्या में कम है लेकिन उनको भी समानता चाहिए। भूमिका ये है कि अधिकारों की मांग की गई, जागरूकता बढ़ी लोगों के अंदर जब उन्हें पता चला कि भारत के संविधान में ये सब चीज़ें भी हैं। सामाजिक परिवर्तन आया कि जब
कोई भी चीज़ परिवर्तन, जब भी कोई लोग मांग करेंगे तो सरकार उसके लिए कुछ काम करेगी और इससे क्या होता है कि समाज परिवर्तन होता है। सामाजिक आंदोलन में लोकतंत्र की को जो है वो मजबूत किया गया कि समाज में हम आंदोलन कर सकते हैं, और जब समाज में आंदोलन होते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि लोगों का शासन है, लोगों की बात सुनी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहचान आधारित राजनीति क्या है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है? पहचान आधारित, तो हम देखें कि जब जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर राजनीति होती है तो उसे हम पहचान आधारित राजनीति कहते हैं। जब हम किसी भी धर्म के नाम पर कोई पार्टी बनाएंगे, कोई जाति के नाम पर, किसी भाषा के नाम पर या कोई क्षेत्र के नाम पर, तो क्या होता है कि उससे जो है वो पहचान की जाती है राजनीति की। इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि उपेक्षित वर्ग के प्रतिनिधि हो गया। नकारात्मक ये पड़ गया कि समाज विभाजित हो गया, कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ठीक है। अब क्षेत्र के नाम पर, कि किसी ने क्षेत्र के नाम पर ये पार्टी बनाई, कोई बिहार की पार्टी है, दिल्ली की है, तो क्षेत्र भी विभाजित हुआ, तो समाज का बंटवारा हो रहा है, क्षेत्रवाद भी बन रहा है इससे, है ना, क्योंकि क्षेत्र के नाम पे पार्टी बनाई जा रही है तो क्षेत्रवाद होगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि पहचान आधारित राजनीति लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ये पॉजिटिव तौर पे भी कर रही है और नेगेटिव तौर पर भी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव विकास की अवधारणा को समझाइए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा मानव विकास पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो मानव विकास का अर्थ है लोगों के जीवन स्तर को सुधार करना, कि लोगों का जो जीवन है उसमें डेवलपमेंट लाना और नई नई चीज़ें ऐड करना, ताकि जो लोग हैं वो डेवलप कर सकें। इसके मुख्य तत्व ये हैं कि स्वास्थ्य में सुधार लाना, ठीक है, कि जैसे हॉस्पिटल है उसमें नई नई मशीनरी रखवाना कि लोगों का जल्दी काम हो जाए, ठीक है, और लोगों को किसी दूसरी कंट्री में न जाना पड़े अपना इलाज के लिए। शिक्षा में सुधार लाना कि लोग जो है वो नई नई लैंग्वेजेस सीखें, ठीक है, और मतलब बोर्ड वाइट बोर्ड ये सब जो है वो शिक्षा में सुधार है। जीवन स्तर जो है वो क्या हुआ कि बेहतर होने लगा लोगों का, तो उन्हें नई नई चीज़ें देखने को मिली। भारत में समस्या ये है कि गरीबी है भारत में बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी भी है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अशिक्षा भी है कि लोग जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि मानव विकास आर्थिक विकास से अधिक व्यापक आधारित होता है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए, अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया तो आर्थिक डेवलपमेंट खुद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मीडिया और सार्वजनिक नीति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो इसकी भूमिका ये है कि मीडिया का काम क्या है, सर्वोच्चता नीति कैसी है कि मीडिया का काम ये है कि सूचना देना, जनमत का निर्माण करना, ठीक है, सरकार की जवाबदेही तय करना, कि सरकार को, कि मीडिया क्वेश्चन उठाती है कि आपने ये कानून क्यों बनाया, तो मीडिया जो है लोगों के सामने पेश करती है, तो सरकार जो है वो जवाब देती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जनता के सामने दिखती हैं कि जनता की जो समस्याएं वो भी हल होती हैं, ठीक है। जनता की समस्या मीडिया उठाती है कि जनता को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, आपने जो ये कानून बनाया है, तो सरकार उसका जवाब देगी कि हमने ये इसलिए बनाया है। तो सरकार कभी कभी उस चेंज भी कर देती है उस कानून को। तो जनता की समस्या भी उठाना किसका काम है? मीडिया का काम है। मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लोकतंत्र में, ठीक है, और एक ये पिलर भी है। और समस्याएं क्या है कि पक्षपात भी लेती है, कभी कभी मीडिया जो है वो क्या करती है, बिकाऊ मीडिया भी होती है, और क्या करती है कि जैसे जिसकी सरकार चल रही है उसको अच्छा शो करेगी और जिसकी सरकार नहीं है उसको बुरा शो करेगी, तो कब पक्षपात भी लेती है मीडिया। दूसरा कि कभी कभी फेक न्यूज़ भी देती है इंडिया के मीडिया जो है वो क्या करती है कि कभी कभी लोगों के सामने फेक न्यूज़ भी दे देती है। और निष्कर्ष के भारतीय जो मीडिया है वो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।